हाय एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे SN1 रिएक्शन जो हेलो अल्केन हेलोवेरिन का भी पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे SN1 रिएक्शन के बारे में। SN1 और SN2 दोनों डिस्कस करेंगे, पर पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं SN1 रिएक्शन के बारे में। SN1 रिएक्शन इन हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स में SN1 रिएक्शन कैसे होता है। तो पहले तो ये देखें कि SN1 रिएक्शन क्या होता है। SN1 रिएक्शन या SN1 मैकेनिज्म एक पाथवे है, जिस पाथवे को हम लोग 2 स्टेप में शो करते हैं। जैसे कि कोई एक मॉलिक्यूल है, सपोज करते हैं कि ये मॉलिक्यूल है इस टाइप का CH3 अगेन CH3 और Br। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसको बोल सकते हैं हम लोग, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर इस टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का हम लोग रिएक्शन करें यहाँ पे OH माइनस के साथ, ये OH माइनस KOH से आ सकता है, ये OH माइनस किसी NaOH मॉलिक्यूल से कंपाउंड से आ सकता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जब इसके साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है CH3 और फिर से CH3 और यहाँ पे Br के जगह पे कनेक्ट हो जाएगा OH और यहाँ से Br माइनस लीव कर जाएगा और प्रोडक्ट साथ में बनेगा Br माइनस। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ से ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो बना, ये कैसे बना, इसके फॉर्मेशन को हम लोग कैसे कैसे शो कर सकते हैं, ये किस पाथवे को फॉलो करता है, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक कैसे कैसे होकर पहुंचा होगा, इसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं उसको देखते हैं। और वही एक्चुअली SN1 रिएक्शन होगा। तो देखते हैं कि ये रिएक्शन किस तरीके से आगे प्रोसीड करता है। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल था वो था CH3 टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप था ये, और यहाँ से कनेक्टेड था ब्रोमीन या कोई भी हाइड्रोजन कनेक्टेड हो। तो होता रियलिटी में ये है कि अगर रिएक्शन SN1 टाइप का होता है तो उसमें क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये पहले ब्रेक करता है इस टाइप से, इसका शेयर्ड कर ब्रोमीन की तरफ ट्रांसफर होगा क्योंकि ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब ये ब्रेक करेगा तो कार्बन के पास बॉन्ड हो जाएगा सिर्फ 3, तो कार्बन के साथ सिर्फ 3 बॉन्ड्स होंगे और वो तीनों CH3 के साथ ऐसे कनेक्टेड होंगे, 3 CH3 उसके साथ इस टाइप से कनेक्टेड होगा। अब यहाँ से क्योंकि ब्रोमीन लीव कर गया तो यहाँ पे साथ में लिख देंगे हम लोग Br माइनस, और जैसे ही ब्रोमीन लीव करेगा कार्बन का वैलेंसी कम हुआ, कार्बन इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसके ऊपर चार्ज डेवलप होगा पॉजिटिव और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। ये जो कार्बोकेटायन होगा ये पहले था न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में बॉन्ड के टूटने से पहले कार्बन के 4 बॉन्ड थे और जब बॉन्ड टूट गया तो कार्बन के सिर्फ 3 बॉन्ड है। तो 4 बॉन्ड था तो ऑक्टेट कंप्लीट था, 3 बॉन्ड है तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सेक्सटेट ही कंप्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे इसमें। तो फिर होगा क्या कि जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इट मींस कि कार्बोकेटायन इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल से रिलेटिवली कम स्टेबल है क्योंकि इसमें सिर्फ सेक्सटेट कंप्लीट है सेंट्रल कार्बन का और इसमें सेंट्रल कार्बन के 4 बॉन्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये स्टेप जो होता है ना वो रिवर्सिबल होता है, मतलब कार्बोकेटायन वापस से फिर से Br के साथ कंबाइन होकर ये बनने लगता है, मतलब दोनों तरफ का प्रोसेस होता है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। और ये स्टेप स्लो भी होता है क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल अगर ऑलरेडी स्टेबल है तो अनस्टेबल स्पीशीज का फॉर्मेशन नहीं करना चाहेगा, और ये अनस्टेबल है इसके कंपैरिजन में वो इसलिए क्योंकि इसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए इसमें ये स्टेप जो होगा वो स्लो होगा और ये रिवर्सिबल नेचर का रिएक्शन होगा। तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। जब एक बार कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया तो फिर क्या होगा कि कार्बोकेटायन जो है CH3 जो हमारा कार्बोकेटायन अभी जो बना है वो ये CH3 होल थ्राइस C+। अब क्या है, कोई न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, हम जिसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे अभी हम लोग रिएक्शन किए थे OH माइनस के साथ, तो वो OH माइनस इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा अपने लोन पेयर के थ्रू, ऐसे अटैक करेगा, किसी भी साइड से अटैक कर सकता है, ये अटैक करेगा और फॉर्मेशन कर देगा प्रोडक्ट का। और ये स्टेप होगा फास्ट क्यों होगा? फास्ट इसलिए होगा क्योंकि अब कार्बन के फिर से 4 बॉन्ड होने वाले हैं और 4 बॉन्ड अगर कार्बन का फिर से बन जाएगा OH माइनस के जुड़ने के बाद तो कार्बन के ऑक्टेट फिर से कंप्लीट हो जाएंगे, तो इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इट मींस ये हुआ कि कोई भी SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, ये स्टेप 1 हुआ और ये स्टेप 2 हुआ। स्टेप 1 क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन,
फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। और स्टेप 2 क्या हुआ, ये क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, तो ये न्यूक्लियोफाइल है इसीलिए स्टेप 2 का नाम है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो सेकेंड स्टेप में होता है न्यूक्लियोफिलिक स्टेप, बट सेकेंड स्टेप होता है फास्ट। और फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें कार्बोकेटायन बनता है और ये स्लो स्टेप है। अब केमिकल काइनेटिक्स के बेसिस पे हम लोग को ये पता होता है कि किसी भी रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है वही आरडी स्टेप होता है। आरडी मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होता है, स्लोवेस्ट स्टेप होता है। इसमें दो ही स्टेप है तो स्लोवेस्ट यही हुआ, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। मतलब रिएक्शन का जो रेट होगा, रेट वो स्लो स्टेप पर डिपेंड करेगा। तो स्लो स्टेप इसमें कौन है, फर्स्ट स्टेप स्लो है। स्लो क्यों है, क्योंकि इसमें रिलेटिवली अनस्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए स्लो है। अब स्लो है तो स्लो रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, अगर ये स्लो स्टेप है तो इसी स्टेप पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। और वो किस पे डिपेंड करेगा, तो स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट होता है ना उसी पे डिपेंड करता है। तो स्लो स्टेप में कौन है रिएक्टेंट, ये है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मतलब एल्काइल हैलाइड है ये, RX है ये। तो इसका जो रेट है वो RX पर ही डिपेंड करेगा। रेट कांस्टेंट पहले लिख देंगे और ये RX लिख देंगे। न्यूक्लियोफाइल जो रिएक्शन कर रहा है वो फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन नहीं कर रहा है, यानी कि रिएक्शन का जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा, मतलब कि एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा। न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन सेकंड स्टेप में हुआ है क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप है इसलिए उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ RX। अब यहाँ पे RX का पावर कितना हो, कुछ भी नहीं है तो हिडन नंबर 1 है। इट मींस कि ये कैसा रिएक्शन हो गया, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया इसीलिए इसको हम बोलते हैं SN1। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है, ब्रोमीन के जगह पे कौन जुड़ रहा है, OH जुड़ रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन हुआ। कौन सब्स्टिट्यूशन किया, OH माइनस, न्यूक्लियोफाइल किया, इसलिए SN बोलते हैं इसको। और क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है मतलब यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है इसलिए इसको बोलते हैं SN1 रिएक्शन। तो ये SN1 रिएक्शन इस टाइप से होता है। तो SN1 रिएक्शन में जो स्लो स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप है और यही इंपॉर्टेंट है, यही डिसाइड करेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल SN1 को फेवर करेगा और कौन से मॉलिक्यूल SN1 को फेवर नहीं करेगा। अब देखते हैं आगे कैसे डिसाइड होता है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसका कार्बोकेटायन, अभी हम लोग ये देख रहे थे कि कोई भी अगर SN1 रिएक्शन होता है तो उसमें कार्बोकेटायन बनता है। तो अगर कार्बोकेटायन स्टेबल मतलब रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अगर कार्बोकेटायन स्टेबल होगा तभी फर्स्ट स्टेप प्रोसीड करेंगे, क्योंकि कार्बोकेटायन तो अनस्टेबल है ही। अगर वो कुछ स्टेबल हो रिलेटिवली तो SN1 रिएक्शन होने का चांसेस ज्यादा होगा। अब स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगा, तो हमको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री, और सबसे कम स्टेबल होता है मिथाइल कार्बोकेटायन। तो अगर 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कहीं पे हो रहा है इट मींस कि वहां पे SN1 होने का चांसेस ज्यादा है। दूसरा ये कि कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी सिर्फ डिग्री से ही डिसाइड नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कार्बोकेटायन प्राइमरी है फिर भी वो SN1 को फेवर करते हैं, जैसे कि बेंजाइल कार्बोकेटायन, जैसे कि ये कार्बोकेटायन इसकी बात कर रहे हैं C6H5CH2+, या फिर इसको ऐसे ड्रॉ करके लिख सकते हैं बेंजीन रिंग और इसमें CH2+। तो ये कार्बोकेटायन तो प्राइमरी है क्योंकि एक ही तरफ से बेंजीन से कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी ये SN1 को फेवर करता है। क्यों फेवर करता है, प्राइमरी तो फेवर नहीं करता है, मेनली तो टर्सरी फेवर करता है इसको। ऐसा इसलिए क्योंकि पॉजिटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में है ये पॉजिटिव चार्ज और इसमें रेजोनेंस होगा। तो बेंजाइल कार्बोकेटायन में रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन आर स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं, बहुत स्टेबल रहते हैं एक्चुअली, वेरी स्टेबल कार्बोकेटायन। इसलिए ये भी किसको फेवर करेंगे, हमेशा SN1 को फेवर करेंगे। सिर्फ बेंजाइल ही नहीं और भी कोई दूसरा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन जैसे कि एलाइल कार्बोकेटायन, तो एलाइल कार्बोकेटायन भी SN1 को फेवर करेंगे अगर वो रिएक्शन के टाइम में फॉर्म हो रहे हैं। तो जैसे कि इसको हम लोग बोलेंगे एलाइल कार्बोकेटायन, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो एलाइल कार्बोकेटायन। तो ये
पॉजिटिव, सिंगल, डबल, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो क्योंकि ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है इसलिए ये भी स्टेबल है। तो सिर्फ प्राइमरी देख के ये नहीं बोल देना है कि वो SN1 को फेवर नहीं करेगा। 3 डिग्री है तो ऑब्वियसली SN1 को फेवर करेगा, बट 1 डिग्री भी SN1 को फेवर करेगा अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जैसे कि बेंजाइल हो गया और एलाइल हो गया। तो बेंजाइल और एलाइल कार्बोकेटायन इसमें फॉर्म होंगे, वैसे हैलाइड्स SN1 को फेवर करेंगे। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH3 CH3 CH3, जैसे अभी देखे थे हम लोग, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। अब ये मॉलिक्यूल किस तरह का रिएक्शन करेगा? अगर यहाँ पे हम इसको रिएक्शन कर दें, इसको रिएक्ट करा है NaOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ, और प्रोडक्ट हमारा बन के आया है CH3 C CH3 CH3 और ये OH कनेक्ट हो जाए, Na और Cl मिलके सपोज करते हैं NaCl यहाँ से निकल गया। ये किस तरह के मैकेनिज्म को फॉलो किया होगा? ये SN1 होगा कि नहीं होगा? तो कोई मॉलिक्यूल SN1 देगा या नहीं देगा कैसे चेक करते हैं, किस रिएक्शन को फॉलो करते हैं? तो चेक करने का जो सबसे सिंपलेस्ट वे है, सबसे आसान तरीका है कि आप यहाँ से क्लोरीन को हटा के देखो। अगर क्लोरीन को यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद क्या मेरे पास स्पीशीज फॉर्म होगा? ये बचेगा 3 CH3 बचेगा इसके साथ, तो कार्बन के साथ 3 CH3 कनेक्टेड रहेंगे। अब जब 3 CH3 कनेक्टेड होंगे, यहाँ से Cl बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली Cl नेगेटिव बन के निकलेगा, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस। हमारा जो कार्बोकेटायन बनेगा इस जगह पे या इस जगह पे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं Cl के निकलने के बाद कैसा बनेगा? टर्शियरी, क्योंकि 3 कार्बन से सराउंडेड है। तो क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन बन रहा है, इट मींस कि फेवर करेगा SN1 रिएक्शन, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन स्टेबल होते हैं। तो जिस किसी में भी स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो वो SN1 रिएक्शन को ही मेनली फेवर करेगा। और दूसरे एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल है C6H5 CH2Cl, ये बेंजाइल क्लोराइड है, इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। तो अगर मॉलिक्यूल बेंजाइल क्लोराइड है और इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ या KOH के साथ एक्वस, तो प्रोडक्ट ये बनेगा C6H5 CH2OH और यहाँ से निकल जाएगा KCl। ये भी SN1 रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ से जब Cl निकलेगा, अभी लोग देखें तो प्लस यहाँ पर डेवलप होगा। तो जब प्लस यहाँ पर डेवलप होगा कुछ समय के लिए, तो प्लस जैसे ही यहाँ पर डेवलप होगा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, क्योंकि बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल कार्बोकेटायन बनेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड से टर्शियरी कार्बोकेटायन बना था। तो बेंजाइल कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, इसलिए ये भी फेवर करेगा SN1 टाइप के रिएक्शन को। तो ये चीज हमेशा याद रखना है कि अगर कार्बोकेटायन स्टेबल फॉर्म होगा तो वो SN1 को फेवर करेगा। एक चीज और, कौन कौन से कंडीशन होते हैं जो SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं? एक क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी आया हुआ एक क्वेश्चन है कि C6H5 CH2Cl, एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये है और C6H5 CH और CH से कनेक्टेड है एक Cl और फिर से है C6H5। दोनों को अगर हाइड्रोलाइज किया जाए, हाइड्रोलिसिस किया जाए दोनों का, तो कौन किसका हाइड्रोलिसिस फास्ट होगा? विच वन विल गिव फास्टर हाइड्रोलिसिस? फास्टर हाइड्रोलाइज कौन करेगा, कौन फास्टर वे में हाइड्रोलाइज हो जाएगा? तो कैसे पता करते हैं? तो सबसे पहले तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सॉल्वोलिसिस मतलब सॉल्वेंट से रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्शन। तो वाटर भी तो एक सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वोलिसिस या हाइड्रोलिसिस किसी भी मॉलिक्यूल का वो हमेशा SN1 रिएक्शन को फॉलो करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना है कि हाइड्रोलिसिस किसी का भी या सॉल्वोलिसिस अगर वहां पे मेंशन नहीं किया गया है कि किसका हाइड्रोलिसिस किसके साथ कर रहे हैं, तो हम लोग सॉल्वोलिसिस और हाइड्रोलिसिस को हमेशा SN1 की कैटेगरी में रखते हैं। अगर वो डायरेक्टली सॉल्वेंट से रिएक्शन कर रहा है तो जब वहां पे NaOH की वजह ऐसा नहीं मेंशन है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये SN1 रिएक्शन को फेवर कैसे करेगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हम लोग सॉल्वोलिसिस देख रहे हैं या हाइड्रोलिसिस देख रहे हैं तो पहले से ही हम लोग को एज्यूम करके रखना है कि SN1 होगा। अब SN1 होगा और वैसे भी ये C6H5 CH2Cl बेंजाइल हैलाइड है, SN1 को फेवर करेगा भी। तो ज्यादा फास्ट कौन रिएक्ट करेगा जिसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा फास्ट होगा। तो ऐसे एज्यूम करते हैं कि हाइड्रोलिसिस मतलब क्या हुआ कि यहाँ से Cl हाइड्रोजन लीव करेगा और हाइड्रोजन की जगह पे कौन कनेक्ट हो जाएगा? OH- वाटर के कंपोनेंट H+ OH- होते हैं। तो अगर इस मॉलिक्यूल को C6H5 CH2 और यहाँ पे Cl है, अगर यहाँ से Cl लीव करेगा तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज।
पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब इसमें तो रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा, SN1 को फेवर करेगा। बट सेकेंड वाले में क्या है ना कि अगर यहाँ से CH से Cl लीव करे तो प्लस यहाँ पे आएगा और इसके दोनों तरफ C6H पाएगा। मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसके दोनों तरफ बेंजीन रिंग है। सेकेंड केस में CH है प्लस और इधर भी बेंजीन रिंग है, तो जब दोनों तरफ बेंजीन रिंग है तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज सिर्फ इधर से ही नहीं है, इधर से भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो दोनों फिनाइल रिंग इसको स्टेबलाइज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। तो SN1 रिएक्शन तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है। कोई भी SN1 रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा जितना स्टेबल उसका कार्बोकेटायन होगा। तो कार्बोकेटायन अगर ज्यादा स्टेबल है इट मींस कि उसका सॉल्वोलिसिस या उसका हाइड्रोलिसिस फास्ट होगा। तो ये मॉलिक्यूल जो है सेकंड मॉलिक्यूल ये फास्ट देगा, ये फास्टर रिएक्ट करेगा, इसका हाइड्रोलिसिस फास्टर होगा, ये सॉल्वोलिसिस फास्टर होगा। क्यों फास्टर होगा? तो इसका आंसर करेंगे बिकॉज ये सॉल्वोलिसिस विल टेक प्लेस थ्रू SN1 रिएक्शन एंड दिस molecule will give the more stabilized carbocation, will form the more stabilized carbocation as this carbocation is stabilized by two phenyl rings. तो ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा and hence it will hydrolyze more easily, ज्यादा इजीली वो हाइड्रोलाइज करेगा। SN1 रिएक्शन जो होते हैं वो सिर्फ कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी पे ही नहीं डिपेंड करते, कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करते हैं। फैक्टर्स affecting rate of SN1 reaction। SN1 रिएक्शन का जो रेट है, स्पीड है, वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो अभी हम लोग देखे थे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, इस पे तो डिपेंड करता ही है। और किस पे डिपेंड करता है? ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा तो ज्यादा फास्ट SN1 रिएक्शन होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबल कार्बोकेटायन में कौन कौन होते हैं? जैसे कि स्टेबल कार्बोकेटायन कौन कौन होते हैं? तो 3 डिग्री हो गया स्टेबल, फिर बेंजाइल हो गया स्टेबल, बेंजाइल कार्बोकेटायन। और कौन से स्टेबल होंगे जो SN1 को फेवर करेंगे? एलाइल हो गया, एलाइल कार्बोकेटायन। ये सब स्टेबल कार्बोकेटायन की कैटेगरी में है। और कौन सा फैक्टर है जो SN1 को फेवर करता है? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट क्या करते हैं कि कार्बोकेटायन को स्टेबल होने में और हेल्प करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को पहचानने का तरीका है उसके फार्मूले में OH दिखना चाहिए। अगर OH है फार्मूले में तो हम लोग ऐसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर H2O है, H2 में OH है तो वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और दूसरा कंपाउंड है जैसे कि इथेनॉल हो गया, C2H5OH, इथेनॉल, वाटर हो गया, इथेनॉल हो गया, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ये सब का क्या काम होता है? कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करना, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ऑक्सीजन वाले एंड से ये सब कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करते हैं। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन हो सकता है? जैसे कोई एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड है, इसमें भी तो OH है, तो जिसमें भी OH है वो सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। दे स्टेबलाइजेस द कार्बोकेटायन मोर एंड मेक द SN1 रिएक्शन फास्टर। तो SN1 रिएक्शन उस सिचुएशन में और फास्ट हो जाएगा जब हम लोग यूज करेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये दो फैक्टर हुआ। और एक फैक्टर है जो SN1 रिएक्शन को फेवर करता है, वो क्या है? SN1 रिएक्शन में लोग ये देखते थे कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो सेकंड स्टेप में आता है, फर्स्ट स्टेप में आता ही नहीं है। फर्स्ट स्टेप में बस कार्बोकेटायन बनता है। तो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो पुअर होना चाहिए, पुअर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जितना ही पुअर होगा, जैसे कि हैलोजन्स में F- ये सब पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है। अगर न्यूक्लियोफाइल पुअर है तो वहां पे चांसेस ज्यादा है कि SN1 रिएक्शन होगा, चाहे वो कोई भी पुअर न्यूक्लियोफाइल हो। तो ये सब फैक्टर्स SN1 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। अब SN1 रिएक्शन के स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री को देखते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री इन SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का इंपॉर्टेंट स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ये है कि SN1 रिएक्शन में रेसमाइजेशन होता है। रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस, इसमें रेसमाइजेशन होता है।
क्या होता है रेसिमाइजेशन और SN1 रिएक्शन में कैसे होता है। जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है 2-क्लोरोब्यूटेन। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि रेसिमाइजेशन ये टर्म तभी इंपॉर्टेंट है जब हमारे पास कोई कायरल कार्बन। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स को हम लोग तब देखते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री को तब देखते हैं किसी भी रिएक्शन में, SN1 में या SN2 में। स्टीरियोकेमिस्ट्री तब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई कंपाउंड में कायरल कार्बन प्रेजेंट हो। अब कायरल कार्बन क्या होता है? तो कायरल कार्बन उस कार्बन को बोलते हैं जिस कार्बन के 4 साइड से 4 डिफरेंट एटम्स अटैच्ड हो। 4 एटम्स होने चाहिए और 4 डिफरेंट होने चाहिए। जैसे अगर सपोज करें कि इधर P है, Q है, R है, तो इधर S होना चाहिए। सब अलग होने चाहिए, चारों में से कोई मैच नहीं करना चाहिए और 4 होने ही चाहिए, तो वो कायरल कार्बन होगा। और कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये हुआ कि वो पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, लेफ्ट या राइट। तो इस कंपाउंड में कायरल है कार्बन, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसमें स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं। कौन सा कार्बन कायरल है? तो जिसपे क्लोरीन प्रेजेंट है। कैसे कायरल है? क्योंकि जिस कार्बन पे क्लोरीन है वो एक क्लोरीन प्रेजेंट है, इसी कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 2 डिफरेंट हो गया। एक तरफ से मिथाइल प्रेजेंट है और एक तरफ से 2 कार्बन प्रेजेंट, इथाइल प्रेजेंट है। तो इस कार्बन के चारों तरफ अगर हम चेक करें तो इधर हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन, इधर मिथाइल, इधर इथाइल, चारों डिफरेंट है, मतलब एक कायरल कार्बन है। तो अगर कायरल कार्बन है तो इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री को चेक किया जा सकता है, इसमें स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसका हम सॉल्वोलिसिस करें, अब ये कैसा हैलाइड, एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि कैसा हैलाइड है, ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है। तो ये सेकेंडरी है क्योंकि जिस कार्बन पे क्लोरीन अटैच है इस कार्बन पे अटैच है, और ये कार्बन 2 तरफ से सराउंडेड है, इधर से राइट साइड में इधर इथाइल से, लेफ्ट साइड में मिथाइल से। अगर 3 साइड से सराउंडेड होता, ऊपर से भी कोई मिथाइल इथाइल होता तो ये 3 डिग्री होता, बट 2 साइड से है तो ये 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड में तो ऐसा होता नहीं है। हम लोग तो यहाँ पे पढ़े थे कि 3 डिग्री में होता है, 1 डिग्री में भी होता है, लेकिन वहां पे बेंजाइल और एलाइल होना चाहिए। ये बेंजाइल और एलाइल नहीं है, लेकिन अगर इसका हम सॉल्वोलिसिस करें, वाटर के साथ इसको रिएक्ट करें, तो वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेगा, वाटर एक सॉल्वेंट है, तो वाटर एज ए सॉल्वेंट अगर रिएक्ट करे, सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करे और इसके साथ जब रिएक्शन करे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पे जुड़ जाएगा OH और इधर रहेगा CH2 और CH3। ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम है ब्यूटेन 2 या 2 ब्यूटेनॉल, और इसके आगे हम लोग प्लस माइनस साइन लिख देते हैं। ये प्लस माइनस साइन इस बात का इंडिकेशन है कि ये है रेसिमिक मिक्सचर। ये रेसिमिक मिक्सचर है। तो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, कैसे बनता है? तो कायरल कार्बन है, सॉल्वेंट से रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब कि सॉल्वोलिसिस कर रहे हैं हम। और सॉल्वोलिसिस हमेशा क्या होता है? SN1 से फॉलो होता है, देखे अभी हम लोग। और जब भी SN1 होगा तो SN1 में हमेशा क्या होगा? रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन कब हो सकता है? जब उसमें क्या प्रेजेंट हो? कायरल कार्बन प्रेजेंट हो। कायरल कार्बन क्या होंगे? जिसके चारों ग्रुप्स डिफरेंट होंगे। तो कैसे ये रेसिमाइजेशन होता है इसको देखते हैं। ये 2 डिग्री है, लेकिन सॉल्वोलिसिस कर रहे हैं तो सॉल्वोलिसिस SN1 को फॉलो करेगा। वैसे 2 डिग्री में SN1 और SN2 दोनों होने का प्रोबेबिलिटी इक्वल होता है, बट सॉल्वोलिसिस केस में SN1 को फेवर करेगा क्योंकि सॉल्वेंट पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है। और एक केस देखे थे अभी कि पुअर न्यूक्लियोफाइल SN1 को फॉलो करता है, फेवर करता है। तो जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल था CH था, तो CH को ऐसे लिख सकते हैं, उसके साथ क्लोरीन था, क्लोरीन को ऐसे लिख सकते हैं। हमारे पास एक मिथाइल भी था, CH3 लिख सकते हैं, एक तरफ इथाइल था, C2H5 ऐसे लिख सकते हैं। अब एक SN1 को फेवर करेगा, इट मींस कि Cl ब्रेक किया होगा पहले। SN1 में फर्स्ट स्टेप में हेलोजन ब्रेक करता है, तो जैसे ही ये ब्रेक किया होगा C2H5 यहाँ हो गया C2H5, इधर होगा CH3, इधर होगा H। अब इस H को ना हम इधर करके लिख देते हैं ऐसे, यहाँ पे प्लस है। ऐसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जब 4 कार्बन था तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, 4 बॉन्ड था तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, टेट्राहेड्रल था वो। लेकिन जैसे ही क्लोरीन निकला बॉन्ड 3 हो गया, तो जैसे ही यहाँ से Cl- लीव किया बॉन्ड 3 हो गया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन का चेंज हो गया, sp2 हो गया। और sp2 होता है ट्राइगोनल प्लेनर, तो जब ये प्लेनर हो गया तो इसका शेप भी चेंज इस टाइप से हो गया। तो जब इसका शेप चेंज हुआ अब ये बन गया ट्राइगोनल प्लेनर। फर्स्ट स्टेप है ये स्टेप स्लो भी होता है, ये स्टेप रिवर्सिबल भी होता है, क्योंकि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन है और यही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब इसके बाद इस मॉलिक्यूल में
इधर C2H5 है, C2H5, इधर CH3, इधर H। अब इसके पास हम लोग अगर रिएक्ट कराएं तो OH माइनस अटैक करेगा या H2O अटैक करेगा। यहाँ पे H2O अगर अटैक करे तो वो कैसे अटैक करेगा? इसके ऊपर प्लस चार्ज है और इधर से भी H2O अटैक कर सकता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल है प्लेनर। अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेनर होता है तो उस प्लेनर मॉलिक्यूल में टू साइड से अटैक पॉसिबल है। तो कैसे अटैक करेगा? एक तो तरीका है कि ऐसे इधर से अटैक कर, तो इधर से अटैक करेगा तो OH इस साइड से जुड़ेगा, मतलब हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ऊपर में C2H5, इधर हो जाएगा CH3, ये H इधर खिसक के आ जाएगा और इधर से जुड़ जाएगा OH2। OH हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि एक H जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आएगा और ऑक्सीजन प्लस को रखेगा नहीं, तो यहाँ से एक H निकल जाएगा। मतलब हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि OH2 तो जुड़ेगा नहीं, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आएगा, ऐसे अटैक किया तो क्योंकि डोनेट किया ये, अब ऑक्सीजन प्लस रखेगा नहीं तो ये H यहाँ से लीव कर जाता है। तो जैसे ही H लीव करेगा यहाँ पे OH बचेगा बस, तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं OH, ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर ये इधर से अटैक किए होते तो, क्योंकि प्लेनर मॉलिक्यूल है तो कार्बोकेटायन में दोनों साइड से अटैक होता है, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता? कार्बन होता, इधर होता C2H5, ये H इधर ही रहता, CH3 इस बार इधर आ जाता और इधर से OH जुड़ जाता। तो अगर एक चीज हम नोटिस करें तो हमारे पास दो तरह का प्रोडक्ट पॉसिबल है। जितना प्रोबेबिलिटी इसमें अटैक करने का H2O का इधर से है 50%, तो इधर से भी प्रोबेबिलिटी कितना है अटैक करने का 50%। यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट ये बनेगा 50% और ये बनेगा 50%, और ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। C2H5 के जगह पे C2H5, OH के सामने OH, इधर H, यहाँ पे H होगा, इस जगह पे H होगा सामने, इधर CH3 और यहाँ पे H होगा। तो यहाँ पे अगर इसको हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से, तो क्या होगा कि इसको अगर हम कंपेयर करें तो हम नोटिस कर पाएंगे कि एक दूसरे का मिरर इमेज बनता है। यहाँ पे एक चीज हम देख सकते हैं कि C2H5 के जगह पे C2H5 लिखे थे, CH3 की जगह पे CH3 लिखे थे, H के जगह पे H लिखे थे। अब इसका जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो 2D फिगर में हो सकता है थोड़ा डिफरेंट दिखे, लेकिन एक्चुअली जो प्रोडक्ट बनते हैं अटैक के बाद वो एक दूसरे का मिरर इमेज ही बनता है। तो मिरर इमेज बनेगा तो 50% ये 50% ये। जब दो कायरल, ये भी कायरल मॉलिक्यूल है और ये भी कायरल है, क्योंकि इसमें भी चारों तरफ से डिफरेंट चारों ग्रुप, इसके भी चारों ग्रुप डिफरेंट। तो जब दो कायरल ग्रुप, कायरल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है इक्वल अमाउंट में, तो वैसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो SN1 रिएक्शन में रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, और रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है इस रिएक्शन में, इसीलिए लोग बोलते हैं कि इसमें रेसिमाइजेशन होता है। तो SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन होता है क्योंकि इसमें रेसिमिक मिक्सचर बनता है। रेसिमिक मिक्सचर क्यों बनता है? बिकॉज कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, कार्बोकेटायन प्लेनर होता है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने का दो तरफ से पॉसिबिलिटी मिल जाता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। जिसका मतलब ये हुआ कि दो कायरल प्रोडक्ट बनते हैं, दो तरह के अल्कोहल बनेंगे, इसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ अटैक होगा, इसलिए इक्वल अमाउंट में कायरल प्रोडक्ट्स बनेंगे, इक्वल अमाउंट में इनएंसियोमर्स बनेंगे। इनएंसियोमर्स बनेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग कि रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से इसमें SN1 में रेसिमिक मिक्सचर बनता है। अब अगर अरेंज करने के लिए क्वेश्चन हो कि कौन SN1 रिएक्शन फास्ट देगा और कौन SN1 रिएक्शन स्लो देगा, तो देखते हैं कौन SN1 फास्ट देगा और कौन SN1 स्लो देगा। तो अगर हमारे पास ये कंपाउंड हो CH3 Br, और अगर ये कंपाउंड हो CH3 I, तो इसमें SN1 कौन फास्ट देगा? तो कार्बोकेटायन, तो इसमें अगर लीव करेगा ये, तो ये स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा टर्शियरी, इसमें भी तो स्टेबल बनेगा टर्शियरी, तो कौन फास्ट देगा? क्योंकि इसमें Br लिविंग ग्रुप था, इसमें आयोडीन लिविंग ग्रुप है, तो Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये, और आयोडीन उससे भी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। इट मींस कि आयोडीन जल्दी लीव करेगा तो कंपैरेटिवली फास्ट देगा। तो ये यहाँ पे जब आयोडीन प्रेजेंट था तो ये फास्टर रिएक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे SN1 रिएक्शन के केस में हम लोग लिविंग ग्रुप के एबिलिटी पे ज्यादा नहीं ध्यान देते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा रहे तो हाँ ध्यान जरूर देना है, वहां पे देख लेना है कि कौन इजिली लीव करेगा। जो इजिली लीव करेगा वो फास्ट रिएक्ट करेगा। अगर हमारे पास ये दो कंपाउंड होते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये Cl, और एक और कंपाउंड है CH2 CH CH2 C, कौन SN1 से फास्ट रिएक्शन करेगा?
तो ये सेकंड मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ से जैसे ही हैलोजन लीव करेगा यहाँ पे प्लस डेवलप होगा और प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस हो जाएगा यहाँ पे Cl के लीव करने के बाद। लेकिन यहाँ पे Cl लीव नहीं कर सकता है क्योंकि Cl डबल बॉन्ड के कार्बन से ही अटैच है। एक्चुअली इसमें क्लोरीन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड के बगल वाले से अटैच है तो ठीक है, डबल बॉन्ड से ही अटैच है तब तो विनाइल क्लोराइड हो गया, विनाइल हैलाइड हो गया। और विनाइल हैलाइड में तो डबल बॉन्ड हो जाता है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, तो ये तो SN1 रिएक्शन फेवर भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे एलाइल क्लोराइड जो होगा वो SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा, ये फास्ट रिएक्ट करेगा और ये फेवर नहीं करेगा। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को देख के हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन SN1 को फेवर करेगा कौन नहीं करेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।